Welcome to Stories of Courage, a podcast series by Max Healthcare. Along with expert medical care, a patient's courage and resilient spirit play a critical role in overcoming a difficult disease. आइए इस पॉडकास्ट में सुने कुछ ऐसी ही करेज की स्टोरीज. Hi everyone, I am Dr. Surinder Dabas, the Senior Director, Surgical Oncology Department, BLK Max and Max Hospital शालीमार बाग. आज मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे इंसान से जिनको हमने डॉक्टर्स ने एक टाइम लिमिट दे दी थी कि आप इस कैंसर से पीड़ित हो और आपके पास 6 महीने का टाइम है. आप उनसे मिलेंगे, उनकी उस कैंसर से लड़ाई, उन्होंने कैसे सरकमस्टांसिस में उस कैंसर को हराया है, क्या उनकी लाइफ की स्ट्रगल रही है और आज उनके कैंसर के ट्रीटमेंट को करीबन 2 साल से ऊपर हो चुके हैं. तो उन्होंने कैसे उन 6 महीनों को मात दी है, आज उनकी बातें उनकी ज़ुबानी सुनेंगे हम. तो सुमन, वेलकम टू दिस शो. थैंक यू सर. एंड आप फाइटर हैं, हम सब जानते हैं. पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन खुद दें. जी धन्यवाद सर. मेरा नाम सुमन है. मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ. 5th स्टैंडर्ड तक मैंने अपनी स्कूलिंग सरकारी स्कूल अपने गांव से ही की. उसके बाद 6 से लेकर 12 तक मैंने नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग की. मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी. 12th में टॉप किया था मैंने स्कूल में. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की अजमेर राजस्थान से और उसके बाद 4 साल HCL टेक्नोलॉजीज़ में जॉब की. फिर जॉब करते करते ही मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ पिछले 4 साल से. और गवर्नमेंट जॉब करने के दौरान ही मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ. सो सुमन, ये तो हम जानते हैं कि मेरा और आपका रिलेशन कैंसर पेशेंट का है. एज ए डॉक्टर मैंने आपको ट्रीट किया है, बट उससे पहले भी एक बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं नवोदय बॉन्ड. तुमने नवोदय स्कूल से पढ़ाई की, मैंने भी नवोदय स्कूल से पढ़ाई की. सो मैं इतना मान सकता हूँ कि जो स्टूडेंट वहाँ से पढ़ाई करते हैं वो शुरू से इंडिपेंडेंट होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं. तो मैं ये मान सकता हूँ तुमने जो लड़ाई लड़ी है तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे स्कूल का योगदान है तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने में. जी सर, बिल्कुल. पूरा लगभग पूरा योगदान 90% से ज़्यादा नवोदय का ही है कि जो भी मैं इंसान हूँ, जो भी लाइफ में अचीव किया, क्योंकि बहुत छोटे से गांव से हूँ. अगर नवोदय नहीं होता तो शायद मैं पढ़ाई भी, वहाँ फ्री एजुकेशन मिलती है नवोदय में, मैं सबको बताना चाहती हूँ. एग्ज़ाम होता है और वो क्लियर करने के बाद 6 से 12 तक बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है. तो अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो शायद पढ़ाई भी नहीं होती मेरी. तो वैसे एज ए पर्सन जो भी इंसान बनी हूँ, जो भी अचीव किया वो भी नवोदय की वजह से ही किया, वहीं से स्ट्रॉन्ग बनी और फिर एंड में मेरी लाइफ बचाई आपने सर्जरी की. आप भी नवोदय से हो तो बहुत ज़्यादा योगदान नवोदय का है. अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि एक उम्र आती है, हम मिडिल एज को उसको, जैसे कि 25 साल की उम्र, वो उम्र होती है अपने सपनों को साकार करने की. सबके अपने सपने होते हैं कि मुझे आगे लाइफ में चल के ये बनना है. और वही एक उम्र आई जिसमें आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है आपको, और एक वही उम्र होती है अपने सेटल करने की भी आपको प्रोफेशनली, फैमिली वाइज, इकोनॉमिक वाइज आपको ग्रो करना है. पर उसी टाइम आपको कुछ चीज़ें डिटेक्ट होती हैं जिससे मैं कह सकता हूँ कि हर एक इंसान हिल जाता है. भी आपको कोई ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और उस ट्यूमर ने आपकी लाइफ चेंज की और उस ट्यूमर से आप लड़े. वो ट्यूमर बाद में जाके किस तरह कैंसर में कन्वर्ट हुआ, फिर आप कैंसर की लड़ाई लड़ी. तो एक 25 साल की उम्र पे आपको ट्यूमर डिटेक्ट हुआ तो आपको उस टाइम क्या फील हुआ था? उस टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आता था ट्यूमर और ये सब क्या होता है. मुझे याद है आज भी, मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ में काम करती थी उस टाइम पे. तो पेट में दर्द हुआ था या कुछ ऐसा, जैसे पीरियड्स मुझे इरेगुलर हुए थे. तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में. तब डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं. वैसे तो हो जाता है कभी कभी 1-2 महीने इधर उधर, बट स्टिल अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं. और जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो जब अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो वो काफ़ी टाइम लगा रहे थे. बाकी सबका बहुत जल्दी हो गया, मेरे वाले में बहुत टाइम लग रहा था. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना क्यों टाइम लगा रहे हैं. फिर उन्होंने किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर को भी बुलाया और काफ़ी टाइम लगा अल्ट्रासाउंड करने में. और उनका जो फर्स्ट सेंटेंस था मुझे आज भी याद है. उन्होंने बोला कि देर इज़ समथिंग वेरी बिग इन योर स्टमक एंड इट नीड्स टू बी ऑपरेटेड.
तो उसी टाइम मैं अकेली ही गई थी हॉस्पिटल, तो बाहर आके मैं बहुत ज़ोर से रोने लग गई, 2-4 घंटे तो रोते ही रही, कुछ समझ में नहीं आया। फिर अपने कुछ दोस्तों को बुलाया कि ऐसा बोला है, और घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो घरवालों को मैं अपनी, और बचपन से बाहर रही हूँ, घरवालों से अपनी कोई भी दिक्कत होती है तो शेयर नहीं करती हूँ कि उनको परेशान ना करूँ। तो मैंने अपने दोस्तों को ही बताया। फिर उन्होंने जो एक लाइन बोली कि तुझे फाइट तो करना ही है, सर्जरी होगी, वो बोल रहे तो सर्जरी तो होगी, तो एक तो तरीका है कि तू रोते 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 करवा ले सर्जरी, या फिर दूसरा तरीका है कि हंसते हंसते करवा ले, सर्जरी तो करवानी ही है। तो तब मैंने उससे सीखा और यही सोचा कि ठीक है, इसको फाइट करूँगी। फिर उसकी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई। उसके 1 साल बाद सर्जरी हुई। 1 साल तक उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने बोला कि बिना सर्जरी के हम ट्राई करेंगे, अगर ठीक हो जाता है। तो एक मेडिसिन आती है यूलिप्रिस्टल, शायद यूलिप्रिस्टल ही नाम था, तो वो मेडिसिन दी, और मेडिसिन से उन्होंने रिड्यूस बोला कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम करके देखना चाहते हैं, और मैंने भी सेकंड ओपिनियन नहीं लिया उस टाइम पे। फिर बाद में मुझे किसी ने 12 महीने तक वो ली, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, सेम साइज़ है, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ। तब फिर किसी ने बोला सेकंड ओपिनियन क्यों नहीं लेती? फिर मैंने कहीं और से सेकंड ओपिनियन लिया, और तब उन्होंने बोला कि इसमें तो सर्जरी से ही ठीक हो सकती है, ये तो मेडिसिन ले ही क्यों रही हो? फिर मैंने सर्जरी हुई, वो मेजर सर्जरी थी, 12 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था यूटेरस में। सो सुमन, जो ये बीमारी इन्होंने डायग्नोज की कि फाइब्रॉइड ट्यूमर, बेसिकली एक तरह से ये मसल ट्यूमर है यूट्रस का, और 25 साल की उम्र में इतना कॉमन नहीं है, ये होता है। बट नॉर्मली जो दवाई का नाम आप ले रहे हो हार्मोनल थेरेपी होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि हार्मोन्स देके उसको रिग्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम टाइम पर नहीं होता सक्सेसफुल, बट ब्लीडिंग के कुछ चांसेस ये कम कर देता है। दवाई दी, सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमें सर्जरी पे जाना था। बस सर्जरी का हमेशा एक रिस्क होता है, यूट्रस की सर्जरी का। तो 25 साल की उम्र पे जब भी हम कहते हैं कि भाई यूट्रस की इस फाइब्रॉइड की सर्जरी करनी है, तो हमेशा एज ए डॉक्टर हम एक कंसर्न लेते हैं कि अगर ड्यूरिंग सर्जरी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई तो हमें आपका यूट्रस भी निकालना पड़ेगा, जो कि अगर मैं आपकी उम्र में आपको समझाऊंगा, आपकी फैमिली को, तो कोई भी रेडी नहीं होगा कि भी मैं इस सर्जरी को करवाऊं। क्यों? क्योंकि यूट्रस निकालने की एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो उस चीज़ को अगर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा तो मैक्सिमम टाइम पे ना आएगी सर्जरी के लिए, पर ऑप्शंस सर्जरी के अलावा कुछ होता नहीं उस टाइम पे। आपकी सर्जरी हुई, अच्छी हुई, आपका ट्यूमर ठीक हो गया, तो 2016 से 2020 आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए, अपनी करियर बनाने में लगे हुए हो। पर अचानक फिर एक दिन पता लगता है 2020 में कि वो जो ट्यूमर था उसी एरिया में आपको फिर से ग्रोथ आई, और फिर आप इस ग्रोथ का फिर से आपको डिटेक्शन हुआ। उस टाइम आपने क्या फील किया अबाउट योर लाइफ कि भी मैं इस चीज़ को अब कैसे लूँगी? और नाउ ये सस्पेक्टेड था, इस बार ये ट्यूमर नहीं है, इस बार ये कैंसर है। जी। जब सर्जरी हुई तब तो नहीं पता था कैंसर है। पुणे में थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, पास वाले क्लिनिक में लेकर गए ऑफिस वाले, तब वहीं सेम अल्ट्रासाउंड हुआ, और उन्होंने बोला कि 15 सेंटीमीटर का ट्यूमर है फिर से। और डॉक्टर ने ये भी पूछा कैंसर की हिस्ट्री है क्या, इवन दो कोई टेस्ट नहीं हुआ था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने ऐसे ही पूछा। तब मैंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाँ मेरी एक सर्जरी 4 साल पहले हुई है, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे एम्स दिल्ली मुझे रेफ़र कर दीजिए। वहीं पे ही पहली सर्जरी हुई थी, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया, और फिर मैं उसी दिन अकेले ही फ़्लाइट लेकर दिल्ली आ गई थी। यहाँ पे फिर मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गई, और डॉक्टर को, वही डॉक्टर जिन्होंने मेरी पहले सर्जरी की थी, उन्हीं से ही मिली, जिन्होंने 2016 में सर्जरी की थी, और वो मुझे अच्छे से जानते थे क्योंकि उन्होंने 2016 में बोला था, हमेशा बोला था कि बार-बार जब भी जाती थी यही बोलते थे कि इट वाज़ वेरी बिग ट्यूमर, द सर्जरी वाज़ वेरी टफ। तो वो मुझे याद रहा था मेरा चेहरा उनको। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, 1 महीने बाद सर्जरी करेंगे, और कुछ मेडिसिन दी जिससे मुझे पेन ना हो। लेकिन मैं अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई, नोएडा में मेरे दोस्त रहते थे पहले से ही जो HCL वाले थे, तो मैं उनके वहाँ चली गई। अब 2 दिन में मैं पानी के अलावा कुछ भी खाना खा रही हूँ या इवन जूस भी पी रही हूँ तो ऐसा लगता था जैसे पेट में मिर्ची डाल दी हो, इतनी ज़्यादा जलन होती थी। तो मैं 2 दिन के बाद वापस गई डॉक्टर के पास, और मैंने बोला मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है इन मेडिसिन से। तब डॉक्टर ने बोला शायद कुछ ऑर्गन ट्विस्ट हो गया है अंदर, इमीडिएट सर्जरी करनी होगी। और फिर एडमिट कर लिया, सर्जरी हुई, और 10 दिन के अंदर मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। और जिस दिन डिस्चार्ज किया उसके नेक्स्ट डे ही भारत बंद था,
इसलिए उन्होंने थोड़ा जल्दी भी मुझे डिस्चार्ज किया। मुझे 15 दिन रखना था, बहुत बड़ी सर्जरी थी, लेकिन थोड़ा जल्दी किया 1-2 दिन पहले कि भारत बंद होने वाला है और सारे हॉस्पिटल्स, ओपीडी सब बंद हो रहे थे। तो मैं डिस्चार्ज होके घर आ गई, बट डॉक्टर ने ये बोल दिया था जो मेरे साथ थे उन लोगों को कि चांसेस है बहुत ज़्यादा कि कैंसरस आएगी, बायोप्सी में रिपोर्ट हो सकता है इसको कीमो लेना पड़े। फिर उन्होंने मुझे उतना नहीं बताया, थोड़ा पता था, लेकिन वही है कि मैं नेगेटिव्स की तरफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो मैंने सोचा नहीं कि ठीक है, जो जब होगा तब देखेंगे। मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ आ गई और वापस मैं पुणे नहीं जा पाई क्योंकि लॉकडाउन लगा था, तो स्टक हो गई इधर ही। और फिर 2 महीने बाद जब मैं बायोप्सी की रिपोर्ट लेने जाती हूँ, मैं यहाँ दिल्ली आई हुई थी अपने किसी फ्रेंड के यहाँ, जिनका घर एम्स से 3 किलोमीटर दूर था, और उस टाइम पे ऑटो भी नहीं चल रहे थे, रिक्शा कुछ नहीं, बाइक स्कूटी भी नहीं थी उनके पास, तो हम वॉक करके 3 किलोमीटर रिपोर्ट लेने के लिए गए थे बायोप्सी की। रिपोर्ट ली और रिपोर्ट लेते ही हमें पता चल गया कि पॉजिटिव आई है, कैंसरस है। तो सुमन, तुम्हें उस टाइम एक ऐसा ट्यूमर डायग्नोज और कैंसर डायग्नोज हुआ जिसका नाम है फाइब्रोसार्कोमा। एंड अगर आज हम उस लिटरेचर को सर्च करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर कैंसर ऑफ दिस एरिया विच इज जेनाइटल एरिया लाइक ओवरी और यूट्रस। और अगर हम लिटरेचर सर्च करते हैं तो ओवरऑल ये फाइब्रोसार्कोमा कहीं भी हो सकता है। तो वी से 70 केसेज आर रिपोर्टेड सो फार इन द वर्ल्ड। और ये वो ट्यूमर इतना रेयर है कि भी इसमें हमारी रिसर्च भी इतनी नहीं कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस। सर्जरी येस, बट आफ्टर सर्जरी कीमो की नीड है या नहीं है वी डोंट नो। बट जब आप ट्यूमर निकालते हो, कैंसर निकालते हो, कैंसर की आपने सर्जरी की, इस बार फिर से आपका यूट्रस बचाया गया, एक ओवरी बचाई गई एंड एक ओवरी निकाली गई, एंड अगेन फिर एक उम्र है कि भी अपने फैमिली सेटल करनी है, अब मेरी एक ओवरी निकल गई है, आगे दोबारा रिस्क है कैंसर होने का। अब कीमो की भी बातें कर रहे हैं कि भी कीमो भी होंगी। तो जब कीमोथेरेपी का नाम आता है किसी के भी सामने तो आपको लगता है कि भी टफ है आगे, और पता है भी कीमो काम भी नहीं करेगी इस बीमारी में, ये भी मतलब रिपोर्टेड है कि भी कीमो बहुत कम काम करती है। आपको सजेस्ट किया गया भी आपको कीमो लेनी है, तब आपने इस चैलेंज को कैसे लिया? डॉक्टर ने बोला कीमो लेनी पड़ेगी, वो सर्जन ने बोला था, लेकिन जब रिपोर्ट आई और फिर जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला कीमो तो काम नहीं करेगी, तो कीमो नहीं देंगे। तो एक्चुअली मैंने तब तक थोड़ा बहुत पढ़ लिया था गूगल पे कि कीमो के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कीमो उतना अच्छा नहीं होता है, तो जब डॉक्टर ने बोला कि इस पे कीमो काम ही नहीं करती तो मैं खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा कि भगवान ने मुझे अच्छा है रे टाइप का कैंसर दिया है। मतलब ये बात सुनने में बहुत अजीब सी लगेगी, बट मेरा यही रिएक्शन था कि अच्छा है, इस पे कीमो नहीं काम करेगा तो मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होगी कि बाल नहीं झड़ेंगे या जो भी ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो सब नहीं होंगे। बट अगेन फिर हम घूमते गए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास और सबने बोला कोई इलाज नहीं है, इसकी तो बार बार सर्जरी ही करनी पड़ेगी, जब ये ग्रो होगा फिर सर्जरी करनी है, फिर ग्रो होगा फिर सर्जरी करनी है। और ग्रो भी मैंने पूछा कि कितने साल में या क्या हो सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, कि कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो मतलब आप सोच सकते हो कि सुमन ने कैंसर डायग्नोज होने के बाद भी उसमें से पॉजिटिव चीज़ निकाल रही है कि भी मेरी कीमो नहीं होनी है, एंड शी इज़ हैप्पी टू हैव ए कैंसर कि जिसमें कीमो की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली लोग कैंसर के नाम से ऐसे डरते हैं कि भी कैंसर पहले, कीमोथेरेपी का तो बाद में नाम आता है। तो मैं भी हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि भी अगर आपको कैंसर हो रहा है ठीक है, पर उसका अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, गो फॉर द ट्रीटमेंट, और आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ें उठाने की कोशिश करो कि किस टाइप का आपका कैंसर है, कितना क्योरेबल है और क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपने 2020 में ऑपरेशन कराया, कीमोथेरेपी की इंडिकेशंस नहीं थी, कीमोथेरेपी हमने नहीं ली। फिर आपका हमेशा एक एडवाइस होती है रेगुलर चेकअप कि भी आपको सुमन इस बीमारी के लिए रेगुलर चेकअप में रहना पड़ेगा, दोबारा होने का रिस्क है। सो ये जो दोबारा होने का रिस्क जो एक नाम है ना, मेरे पास रेगुलरली पेशेंट आते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये बोला जाता है दोबारा होना, तो आपको न दिन न रात नींद नहीं आ सकती। मुझे कल को दोबारा हो जाएगा, मुझे कैसे पता लगेगा, अगर दोबारा हो गया तो मेरे लाइफ में क्या होगा, ये सवाल हैं आपके दिमाग में 24 घंटे चलते हैं हर कैंसर पेशेंट्स के। तो उन सवालों को ढूंढने के लिए हमें बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो मैं तुमसे यही जानना चाहूँगा सुमन, तुमने वो जो टाइम है, तुम्हारी सर्जरी 2020 में हुई और फिर तुम्हारी जो थर्ड सर्जरी हुई, जो सबसे लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी थी, अक्टूबर 2021, इस 1.5 साल के बीच में तुमने अपने आप को कैसे संभाला कि मुझे दोबारा होगा नहीं होगा? मैं चाहता हूँ कि
वो पीरियड है जहाँ तुम लोगों को मोटिवेट कर सकते हो कि भी आपका ट्रीटमेंट हो गया, अब आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, खान-पीन पे, साइकोलॉजी पे। वो पीरियड चाहिए मुझे कि हाउ यू मोटिवेट योर पेशेंट्स, वी नीड टू मोटिवेट आवर पेशेंट्स। तो तुमने वो 1.5 साल कैसे निकाला उस टाइम? एक्चुअली जब वो पता चल गया कैंसर है और मैंने बताया था कि फ्रेंड के घर से हॉस्पिटल हम लोग बायोप्सी की रिपोर्ट लेने गए थे, तो 3 किलोमीटर चल के गए थे। मेरी 2 महीने पहले ही बड़ी सर्जरी हुई थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी फिट हो गई थी और मैं पार्क में वॉक भी करने लगी थी। 3 किलोमीटर चल के गई हूँ तो अच्छी खासी फिट थी। बट उस टाइम तो नहीं, उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत डिप्रेस हो गई थी। 3 दिन तक तो मतलब पानी की बूंद भी नहीं पी पा रही थी। जैसे खाना भी खा रही हूँ, खाना ले रही हूँ मुंह में, तो आंसू गिर रहे थे। 2-3 दिन तो कोई भी सुनेगा तो परेशान हो गई, बहुत एक्सट्रीमली परेशान थी। बट जब कॉन्शियस हुई और थोड़ा बैठ के सोचा अपने दोस्तों के साथ, तो हमने ये सोचा कि मैं बिल्कुल ठीक थी, एकदम चल पा रही थी। एम्स पैदल चल के गई हूँ 3 किलोमीटर दूर रिपोर्ट लेने के लिए। बट जैसे ही मुझे पता चलता है कि कैंसर है, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी बॉडी कोलैप्स हो गई, अब तो मैं एक कदम और नहीं रख सकती। मुझे बहुत हेवीनेस फील हुई। तो चेंज क्या हुआ? मेरी बॉडी तो जैसी पहले थी वैसी ही थी, फिजिकली कोई चेंज नहीं हुआ, एकदम से कोई बीमारी नहीं आ जाती। ये हमने सोचा बैठ के क्या चेंज हुआ, तो हमें समझ आया कि यहाँ से चेंज हुआ, साइकोलॉजी। फिर हमने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इन बिटवीन हम लोग यूट्यूब पे भी पॉजिटिव चीज़ें देखते थे, किताबें पढ़ना शुरू की, तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यहाँ से आप कितना स्ट्रॉन्ग रहते हो या क्या सोचते हो वो आप बन जाते हो। अगर आप सोचोगे, फिर मैं रिलेट भी करने लगी पुरानी चीज़ें कि अब हो सकता है मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर के हिसाब से अलग रीज़न हो, बट मुझे ये समझ में आया कि कैंसर को मैंने खुद ने बुलावा दिया था। क्योंकि हम धीरे धीरे स्टडी करने लगे, ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही हो जाता है, कुछ ना कुछ हम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से होता है। तो मैंने ये निकाला उसमें पॉजिटिव कि शायद मैंने कोई गलतियां की है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किस्मत से हुआ है या फिर मेरा टाइम ख़राब चल रहा था या मुझे ही क्यों हो गया। इसकी बजाय मैं ये सोचूंगी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी इसकी, कि मैंने कुछ गलतियाँ की या कुछ लाइफ में ऐसा किया जिसकी वजह से हुआ है। अभी मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, उन गलतियों को एक एक करके सुधारना है। और ये सब चीज़ें किताबें पढ़ने से आई। जैसे यू आर द प्लेसिबो एक बुक है सर, उसमें एक ऐसी स्टोरी है, पेशेंट का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक ऐसी स्टोरी है कि उसकी पूरी बॉडी में ट्यूमर्स थे, काख में, और पूरी बॉडी में उसके इतने बड़े बड़े साइज़ के ट्यूमर्स थे। फिर उसको प्लेसिबो एक इंजेक्शन दिया गया ये बोल के कि ये क्योर है, जो वर्ल्ड का बेस्ट क्योर है और तुम ठीक हो जाओगे। तो उसके ट्यूमर्स मेल्ट हो गए, विद इन ए डे उसके मेल्ट हो गए। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मैंने पढ़ी जिससे मुझे ये समझ में आया। एक मैंने सुबह बात कर रही थी मैं सर से ही, एक बुक है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, उसमें एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है नॉर्मन कजिन्स, विकिपीडिया पेज भी है उनका, तो उनके बारे में पढ़ा। उनको सीवियर आर्थराइटिस हो गया था, उनकी सिर्फ पलक झपक सकती थी और कुछ भी, पूरी बॉडी का कोई पार्ट नहीं हिल रहा। हार्वर्ड के किसी रूम में वो उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि 500 में एक ठीक होता है इस बीमारी का मरीज, तुम ठीक नहीं हो सकते, बस तुम इसी कमरे में पड़े पड़े मर जाओगे। फिर एक दिन कुछ दोस्त उनसे मिलने आए और उन्होंने कुछ जोक क्रैक किया तो वो बहुत ज़ोर से हंसे, और उस दिन उन्होंने नोटिस किया कि उनकी एक उंगली मूव की। तो उन्होंने सोचा कि शायद हंसने से और ये पॉजिटिव रहने से इम्पेक्ट पड़ता है, तो वो पॉजिटिव मूवीज़ देखने लगे, लाफ्टर थेरेपी उन्होंने की, और उसके साथ साथ उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया, एक अच्छे डॉक्टर के साथ कुछ ट्रीटमेंट भी की, जैसे फॉर एग्जांपल हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी, वो बुक में लिखा हुआ है काफ़ी कुछ। तो फाइनल रिजल्ट ये रहा कि 3 मंथ्स में ही गॉट कम्प्लीटली क्योर्ड, और ये बीमारी उनको 54 के एज में हुई, 92 तक वो जिंदा रहे और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिला कि जब और लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। सो सुमन आपको एक संदेश दे रही है कि भी अगर आप कैंसर से इफ़ेक्टेड हो, तो उस कैंसर की जर्नी को आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ लेना है, 1, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और आपको नेगेटिव चीज़ों को साइड मीन्स रिवर्स इंजीनियरिंग का एक वर्ड नाम यूज़ कर रही है सुमन, कि उसको दूर रखना है। मुझे अपने शरीर में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, एक्सरसाइज, साइकोलॉजी, बुक रीडिंग, एंड आई विल से अवॉइड नेगेटिव पीपल।
बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, लेकिन जैसे बात होती थी तो वो बोलते थे कुछ ठीक नहीं होता, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ होगा नहीं, क्या हो गया, कैसे हो गया? या फिर मुझसे सिम्पैथी वाली बात करते थे कि कैसे हो गया, तू तो अच्छी लड़की थी, या इस तरह की जो समाज में लोग बातें करते हैं, मोस्टली लोग ऐसी बातें करते थे। तो धीरे-धीरे करके मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैंसर पेशेंट या फिर कोई भी पेशेंट चाहता है कि उसे पेशेंट की तरह ट्रीट ना करें, उसे अपने इक्वल ट्रीट करो। इवन मैं से पेशेंट भी कभी कोई बोलता था तो मैं ऐसे बोलती थी, मैं पेशेंट नहीं हूँ, मेरी अभी सर्जरी नहीं हुई नहीं है और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो पॉजिटिव सोचती थी कि हाँ, मुझे बिल्कुल इक्वल ट्रीट करें, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। जैसा आप दूसरे लोगों से बात करते हैं, उनके साथ करते हैं, वैसा ही मेरे साथ करें। सो एक चीज़ सामने आ रही है, फेथ। फेथ इन योरसेल्फ एंड फेथ इन योर डॉक्टर्स। अगर जब तक अपने फेथ नहीं है और डॉक्टर पे फेथ नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ट्रीटमेंट का जो आउटकम है ना, वो पॉजिटिव नहीं आता है। लोगों का आज के टाइम पे अपने पे भी फेथ नहीं है और डॉक्टर्स पे भी फेथ धीरे धीरे कम हो रहा है कि भी कमर्शियल हैं, ट्रीटमेंट पता नहीं कैसा देंगे। बट फैक्ट ये है कि हर डॉक्टर ये चाहता है कि उसके द्वारा किया गया इलाज या उसके द्वारा जिस मरीज़ का इलाज किया वो बिल्कुल ठीक होके जाए, क्योंकि मरीज़ का ट्रीटमेंट करके और उसको ठीक करना ही एक डॉक्टर के लिए गिफ्ट है। सो अब तुमने जो जर्नी निकाली कैंसर की, तो इसमें सबसे मेजर रोल आता है आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स का, कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपके साथ कैसे चलते हैं, आपको पॉजिटिव रखते हैं या आपको नेगेटिव रखते हैं, आपका सहारा बनते हैं या आपका सहारा तोड़ते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी एक जर्नी है कैंसर ट्रीटमेंट में। वो आपकी कैसी रही कि भी आपको दोस्तों ने छोड़ा, पकड़ा, फैमिली ने कितना साथ दिया, वो मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, और फैमिली वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव से आते हैं। तो उनको मैंने दूर ही रखा, बहुत ज़्यादा नहीं बताया, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ थोड़ा बहुत बताया। और फ्रेंड्स तो मैंने बताया ही, मोस्टली लोग सिंपैथी या फिर इस तरह की बातें करते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे, दोनों रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस। कुछ लोग जिनको मुझे लगता था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा साथ में रहेंगे, वो बिल्कुल चले गए। और लेकिन एट द सेम टाइम बहुत लोग ऐसे थे जिनसे, जैसे नवोदय के काफ़ी लोग ऐसे थे जिनसे बातचीत बीच में होना बिल्कुल बंद हो गई थी कुछ सालों से। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, वो बिल्कुल मेरी हेल्प के लिए, या कीमो के दौरान जैसे कुछ लोग हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे और मुझे मोटिवेट करते थे। सो मैं मानता हूँ कि जो आपके साथ पॉजिटिव लोग हैं, हमेशा उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिव है तो उसको साथ में पीछे छोड़ते चलना चाहिए कि आपको पॉजिटिव चीज़ें ही उठानी है इस ट्रीटमेंट के दौरान। नहीं तो आप खुद अगर नेगेटिव हुए तो इसका आउटकम भी नेगेटिव ही रहता है। तो सुमन, हमने ये 2022 में आते हैं, जहाँ अक्टूबर 2022, जहाँ पहली बार मैं आपसे फिजिकली मिला, जानता पहले से था, व्हाट्सएप पे बात होती थी, और उस टाइम आप सीधा हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, और जब तुम आए तो सीधा आईसीयू में शिफ्ट हुए हो। फ़ोन पे बात हुई है, व्हाट्सएप पे बात हुई है, और जिस कंडीशन में मैंने आपको देखा था, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि ये लड़की घर पे कर क्या रही थी। हाथ पैर बिल्कुल ऐसे जैसे इसको 1 डेढ़ साल से खाना नहीं मिला है, पेट मटके की तरह फूला हुआ है। तो बीइंग ए सर्जन हमें हमेशा लगता है यार इस पेशेंट को टच नहीं करना, क्योंकि ये अगर मैं सर्जरी के लिए जाऊंगा, क्योंकि अभी भी आपको सर्जरी की नीड थी, क्योंकि इसमें कीमोथेरेपी फिर भी हम कहते हैं ज़्यादा काम नहीं करती। चेकअप में आया कि बीमारी फैली हुई नहीं है, अभी भी यूट्रस और ओवरी तक लिमिटेड है, और पूरा पेट फुली ऑक्यूपाइड था। और इतना ऑक्यूपाइड था कि आपका बीपी क्यों कम था, क्योंकि आपके ट्यूमर ने आपकी बड़ी बड़ी वेन, जिसको हम इन्फी कह कहते हैं, जो आपका ब्लड लेके जाती है ऊपर, उसको प्रेस किया हुआ था। तो आपका ब्लड का फ्लो ही नहीं जा रहा था हार्ट की तरफ। हमने कोशिश की कि भी इसकी सर्जरी करनी है, हम फिटनेस ले रहे हैं आपकी, आईसीयू के डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो हमेशा 80% डॉक्टर्स कह रहे हैं यार डोंट टेक रिस्क, टेबल पे सी विल डाई, कीमोथेरेपी काम नहीं कर सकती, सर्जरी रिस्की है। तो इसमें सबसे मेन रोल आता फिर तुम्हारा। हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि भी सुमन ये हो सकता है टेबल पे, एंड सुमन कहती है नहीं, मेरा ऑपरेशन कर दो। एंड दैट इज़ द थिंग विच मोटिवेट अस, कि भी हमें मोटिवेशन मिला कि नाउ सुमन इज़ रेडी फॉर सर्जरी, वी शुड टेक ए रिस्क। और मुझे अपनी एक एक लाइन याद है, मैंने अपनी टीम को बोला था कि भी 80% चांस है ये लड़की टेबल पे नहीं बचेगी, 20% चांस है वी शुड टेक ए रिस्क, अदरवाइज देयर इज नो ट्रीटमेंट।
और यही चीज़ सेम चीज़ हम पेशेंट को फुली कन्वे करते हैं। बट ये चीज़ हम सबको कन्वे नहीं कर सकते। हम भी साइकोलॉजी देखते हैं पेशेंट की भी, पेशेंट इस वर्ड को लेना भी चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। क्योंकि मैं ये वर्ड अगर सबको बोलूँगा तो हो सकता है वो जो मैं 80% कह रहा हूँ 100% वही हो जाए। तो तुम्हारी साइकोलॉजी मैंने देखी भी नहीं, शी इज़ वेरी पॉजिटिव और ये लड़ रही है इतने टाइम से और इंडिपेंडेंटली लड़ रही है, तो शी विल टेक अ चांस। और तुम्हारे वो वर्ड, डॉक्टर मुझे सर्जरी ही करानी है, जो होगा देखा जाएगा, मेरी सर्जरी करो, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए भी मोटिवेशन था कि भी जब वो रेडी है, व्हाई वी आर नॉट। एक्चुअली वो जो जो हालत आप बता रहे हैं कि हाथ पाँव बिल्कुल हड्डी जैसे, मुंह बिल्कुल, और पेट इतना ज़्यादा मोटा था, तो वो एकदम से नहीं हुआ था। 2 ढाई महीने में धीरे धीरे करके वो बढ़ा था। तो उन 2.5 महीनों में जितनी ज़्यादा मैं सफ़र की हूँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती उस पेन को। रात में नींद नहीं आती थी, तो 3 से सुमन, मैं वही जानना चाहता हूँ, वो 2.5 महीने में तुमने हाँ, पेट इतना मोटा, खाओगे तो उल्टा आएगा, खाना लिक्विड पे ही पीना रह छूट सकते हो गया आप। था मेरा। जी, तो खाना वही पी सफर में जानना चाहता हूँ कि उस टाइम तुमने अपने आप को कैसे मैनेज किया। वो पीरियड मेरा, अभी बोलूँगी तो बहुत अजीब सा बोलेंगे, बट वो टाइम मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम, नॉट फिजिकली या उस वे में, बट मैं एक मौन में टाइप चली गई थी। बात करना मैंने बहुत कम कर दी थी, पूरे 2.5 महीने नहीं, लेकिन उसके एक लास्ट मंथ में मैंने बात करना बिल्कुल कम कर दी थी। खाना पीना हो नहीं रहा था, सिर्फ जूस पी रही थी, नारियल पानी पी रही थी, गुड़ और घी मिला के उसको चाटती थी। कभी हनी, कहीं यूट्यूब पे देखते थे कि कुछ आदिवासी लोग हैं जो हनी खा के पूरी लाइफ जिंदा रह जाते हैं। तो हर चीज़ में वही पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करती कि वो जब पूरी लाइफ रह सकते हैं, मुझे अभी ज़रूरत है, चलो खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हनी खा लेती हूँ। तो सुबह 4 चम्मच हनी चाट लिया, दोपहर में हनी, ऐसे कर करके मैं कुछ कुछ खा रही थी, करती थी। बीच बीच में बहुत सारे डॉक्टर से भी मिले और हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन सब ने ऑलमोस्ट सबका यही ओपिनियन था कि बहुत केस बिगड़ा हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो अब जब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहा, मर नहीं सकते, खुद कैसे मरें? मरना मैं चाहती भी नहीं थी, मैं जीना चाहती थी। तो समझ नहीं आता क्या करें। तो मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उस टाइम में बढ़ी, जो मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट डिसीजन था, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। मैंने कुछ किताबें पढ़ी, जैसे मैंने बताया था कि ओशो की ये किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। उस किताब से मेरा वो किताब पढ़ के मौत का डर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो फिर तो था कि या तो सर्जरी करोगे या तो मर जाऊंगी, उसका भी मुझे डर है नहीं, और अगर ठीक हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है। तो मौत का डर नहीं था, बाकी मौन रहती थी। और एक आचार्य प्रशांत करके हैं जो वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, इन सब का ज्ञान देते हैं साइंटिफिक वे में, जो मुझे बहुत पसंद आया सुन के, और उनको सुन के भी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। बाकी रात में इतना ज़्यादा पेट दर्द होता था, कभी इतनी बुरी हालत थी ना, पाँव यहाँ से बहुत ज़्यादा फूल गए थे, वो रिटेंशन हुआ था या आई डोंट नो क्या हुआ था। तो मैं ढंग से बैठ नहीं पाती थी आराम से कि सुकून से बैठ गई हूँ, ना मैं सो पाती थी, सिर्फ एक करवट ले पाती थी, दूसरी करवट तो मैंने 2.5 महीने में कभी ली ही नहीं। सिर्फ मैं चल पाती थी। जब मैं वॉक करती थी तब मुझे पेन नहीं होता था, और बाहर जाके भी वॉक नहीं कर सकती क्योंकि सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती, पार्क में नहीं जा सकती। तो मैं अपने छोटे से रूम में इधर उधर करके 3-3 घंटे चली हूँ। अभी कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस तरह से 3 घंटे, रात को नींद नहीं आ रही है, पेन हो रहा है, मैं चल रही हूँ। मेरे जो साथ में हैं लोग, फ्रेंड्स, फैमिली, वो बोल रहे हैं कि बैठ जा, अब सो जा थोड़ी देर, हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैं बोल रही हूँ अगर बैठूंगी तो मुझे पेन हो रहा है। तो मैं बस चलती रहती थी, चलती रहती थी। और हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प की, यही सब स्पिरिचुअलिज्म, पॉजिटिव चीज़ें, ये सब पढ़ पढ़ के इतनी पॉजिटिविटी आ गई थी, और मैं मौन रहने लगी थी, तो मैं खुद से बातें करती थी। तो मैं अपने बॉडी के, मतलब ये बहुत विचित्र बात लग सकती है, लेकिन मैं अपने बॉडी के पार्ट से बातें करती थी। जैसे पहले मैं 4-5 गिलास पानी तक पी पाती थी, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ, खाना छूट गया, पानी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पी पाती थी। एक साथ 2-4 घूंट पीती थी, फिर ऐसा लगता था पेट भर गया है। तो पूरे दिन में ही 2 या 3 गिलास, लेकिन कहीं पढ़ा था कि कम पानी पीने से किडनी खराब होती है। तो मैं आंखें बंद करके बात करती थी, अपने बॉडी पार्ट्स को बोलती थी कि प्लीज़ ठीक रहना, हमें ये लड़ाई साथ में लड़नी है, और हम ठीक हो जाएंगे, फिर देखना 10 गिलास 12 गिलास भी पानी पियेंगे। अब ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें भी तुम्हें लग खूब सक पानी पिलाऊंगी मैं बाद में।
हाँ, ऐसी बातें मैं अपने बॉडी पार्ट से किया करती थी कि देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और मैं जो साथ में होते थे उनको मैं बोलती थी कि मैं पूरी लाइफ ना दाल-रोटी खा लूँगी और मुझे एक ही रोटी और दाल खा लूँगी, लेकिन मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं कुछ खा नहीं पाती थी। सुमन, शायद तुम्हारी यही एक पॉजिटिव सोच थी, स्पिरिचुअलिटी थी, जिसकी वजह से तुम एक ऐसी सर्जरी से वापस आई जो मेरे लिए भी आज मैं कह सकता हूँ मिरेकल है। मैं ये फैक्ट आज अपने दर्शकों के सामने शेयर करूँगा कि मैंने अपने उम्र में मतलब अभी अपने पूरे करियर में करीबन 25,000 कैंसर सर्जरी की है। 2 साल के बच्चे की भी की है और 95 साल के एल्डरली मैन की भी की है। 2 साल के बच्चे की भी चैलेंजिंग है, 95 साल भी चैलेंजिंग है। पर जिस दौर से तुम बाहर आए हो, आई हैव नेवर सीन। और शायद तुम्हें भी मैंने बहुत देर में बताया कि तुम्हारी सर्जरी हुई क्या थी और हमें क्या मुश्किल आई थी। ये फैक्ट है। जब तुम्हारी सर्जरी में हम गए, तुम्हारी सर्जरी शुरू की है, तुम्हारी सर्जरी 3 घंटे चली, 3 घंटे के बाद एक टाइम 1 घंटे का ऐसा आया था कि हमें तुम्हारी सर्जरी स्टॉप करनी पड़ी थी। उस 1 घंटे में तुम्हारी पल्स और बीपी 0 था। हम तुम्हें लगातार ब्लड दिए जा रहे थे। मुझे नहीं पता था उस टाइम तुम अपने किस ऑर्गन से बात कर रहे थे, पर हम ये कहानी मैं भी मूवीज़ में देखता हूँ। मैं इस कहानी पे विश्वास नहीं करता। पर उस 1 घंटे में हमें सर्जरी कंप्लीट नहीं हुई थी, ना मैं सर्जरी बीच में छोड़ सकते थे हम और ना तुम्हें छोड़ सकते थे। उस 1 घंटे में तुम्हें कितने ब्लड दिए गए हैं, तुम्हारा बीपी पल्स वापस आया, तुम्हारी सर्जरी कंप्लीट की है और उसके बाद तुमने जो रिकवरी दिखाई है, तो इट वाज़ नॉट ए मिरेकल फॉर मी, इट वाज़ मिरेकल टू साइंस कि भई ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड आई कैन से दिस इज़ और योर पॉजिटिव मेंटालिटी, आई कैन से दैट योर स्पिरिचुअलिटी की भी आप उस चीज़ से बाहर आए। और ये चीज़ मैंने कभी भी तुमसे शेयर नहीं की तुम्हारी रिकवरी के बाद भी, शायद साल भर बाद शेयर की कि यू नेवर नो कि तुम्हारी ऑपरेशन में हुआ क्या था। वी कैन नॉट टेल आवर पेशेंट्स कि भी ये चीज़ हुई है, बट इट वाज एन मिरेकल फॉर ऑल ऑफ अस कि तुम्हारी सर्जरी जो चैलेंज से भरी हुई थी और तुम उस टाइम एक टाइम यमराज को हाथ लगा चुके थे और वापस आए हो। इट वाज लाइक ए मूवी टू अस एंड हैट्स ऑफ टू योर करेज, योर पॉजिटिव मेंटेलिटी कि आप इस चीज़ से बाहर आए। अभी तुम्हारी ये सर्जरी पूरी हो गई, तुम्हारी उसके बाद हमने कीमो भी रिकमेंड की, इस बार पहली बार तुमने कीमो ली। तो इस सर्जरी और कीमो के बाद का आपका सफ़र कैसा है? क्या आप अपने ऑर्गन्स को दाल-रोटी दे पाए? पानी दे पाए? अ, कीमो का बहुत डर होता है, सबको होता है, मुझे भी था। लेकिन टचवुड मेरा कीमो बहुत बहुत आराम से निकला। उसका एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि 2.5 महीने मैंने इतनी ज़्यादा सफ़रिंग देखी, मैं ना कुछ खा पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो कीमो के दौरान जैसा नॉर्मल इंसान करता है, मैं वो सब चीज़ें कर पा रही थी, बस दवाई तो मुझे लग रही थी। तो मुझे वो बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगी और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट आए। उसके अलावा खाने-पीने का, एक्सरसाइज़ का, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी और बहुत बड़ी डायरी बना ली थी। जैसे ये भी मैंने स्टडी कर ली थी कि कीमो के दौरान कौन-कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जो फ्लश आउट हो जाते हैं बॉडी से। तो डेली मुझे उनको रिप्लेनिश करना है जिससे मुझे बहुत कम साइड, जैसे ज़िंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब मैंने, और इसके लिए कौन-कौन से फूड होते हैं, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, ये मैंने गूगल से ही सर्च कर कर के और जो मुझे लगा ऑथेंटिक सोर्सेज है, बुक्स पढ़ के फिर फॉलो किया। तो कीमो की जर्नी मेरी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं गई, अच्छी ही रही। और कीमो के दौरान मैंने पेंटिंग्स बनाई, जो साइकोलॉजिस्ट मुझे मिली, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हॉस्पिटल में थे, उन्होंने मुझे बोला कि अपनी हॉबीज़ फ़ॉलो करें। तो मैंने अपनी हॉबीज़ आइडेंटिफ़ाई की, जैसे कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है और पेंटिंग करना और स्केचिंग करना मुझे बचपन से पसंद है। तो मैंने ये पेंटिंग बनाई, मधुबनी आर्ट, कीमो के दौरान ही। और महाभारत देखा कीमो के दौरान बिज़ी रहने के लिए, जिससे कि मेरा ध्यान इधर-उधर ना भटके। उस टाइम पे एक प्रोग्राम आया था शार्क टैंक इंडिया, वो देखा। बाकी आचार्य प्रशांत को सुनती थी बहुत ज़्यादा, डेली 1 घंटा तो पक्का उनको सुनती थी मैं। सुमन, तुम निकले गाँव से, तुम पढ़ाई में अच्छे थे, तुम्हारे पेरेंट्स को इस बीमारी की नॉलेज ज़्यादा नहीं थी। उनको आप अनएजुकेटेड कहो या आप उसको कि उसका ज्ञान नहीं है, उनको कुछ भी कहो। उसके बाद अकेले इस बीमारी से लड़ना, वो भी 3-3 सर्जरी करा के, अकेले भूखे तो रह नहीं, के। एक्चुअली मेरे फ्रेंड है एक, वो मेरे साथ रहे हमेशा। और मैं वही बोलती हूँ कि अगर वो ना होते तो
मैं आज यहाँ बैठी भी नहीं होती। उन्होंने हर मोमेंट पे हमेशा मुझे साथ दिया, मोटिवेट किया। बहुत बार कमज़ोर पड़ती थी तो वो मुझे हिम्मत देते थे। और मुझे यही लगता है कि मैं रिसर्च करती थी, मैं ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती लाइफ में उतना। तो मैं रिसर्च करती थी बैठ के, मैं बताती थी कि देखो ये मैंने सीखा है आज, ये करने से ठीक होता है। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था कि ठीक है, अब ये करेंगे, अब से ये करेंगे। तो वो करके और उससे बहुत मतलब आपको एक साथी तो चाहिए जो आपको पॉजिटिव करे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि फैमिली, फ्रेंड्स और आपके आस-पास के लोग ऐसे होने चाहिए जो इस चीज़ को समझे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे पेशेंट को, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर सपोर्ट सबका मिलने लगे तो मुझे लगता है 1/4 टाइम में झट से ठीक हो जाएँगे पेशेंट्स। तो आपने एक कैंसर से लड़ाई लड़ी उस उम्र में जहाँ हम फोकस करते हैं फैमिली बनाने पे, और आपकी एक ऐसी सर्जरी हुई जिसमें मैं कह सकता हूँ कि आपका यूट्रस और ओवरी हमने दोनों निकाले हुए हैं। सो ये एक बहुत लोगों के लिए ट्रॉमा है कि भी मैं आगे फैमिली नहीं बना सकता या बना सकती, और हम हमारे लिए ये नॉर्मल सी चीज़ है, बट एक इंसान के लिए जिसकी वो सर्जरी हो गई है कि अब ये आगे फैमिली नहीं बना सकते, तो ये मेरे ख्याल से ये मतलब जितने लोगों को नींद नहीं आए कि व्हाट। मुझे तो ये बहुत छोटी बात लगती है, बहुत ही छोटी, मतलब एकदम गौण जिसको कहते हैं। मुझे तो कोई वो नहीं। बच्चे, अगर आपको बच्चे ही करने हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो बच्चे तो इतने सारे अनाथ हैं। आप पूरी दुनिया ही अपना बच्चा है। आप किसी को भी गोद भी ले सकते हो, नहीं भी लेना है तो आप इतने सारे लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाओगे और अध्यात्म की तरफ जाओगे ना, तो आपको ये बात बहुत तुच्छ लगेगी। मुझे पता है लोगों के लिए बड़ी है, कभी मेरे लिए भी हुआ करती थी, बट अब मेरा जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो मुझे अब ये बात बहुत छोटी लगती है कि तो यही तो सोच है सुमन, जो तुम्हारी सोच पॉजिटिव है कि भी मुझे अपनी लाइफ जीनी है, जी, मुझे आगे का नहीं सोचना है, बिल्कुल। मेरी फैमिली मैं बना सकती हूँ, हुँ, जो मेरी वो नेचुरल फैमिली ना हो मैं अडॉप्शन के थ्रू बना सकती हूँ। जी। दिस इज़ व्हाट वी नीड। तो मेरा लास्ट में अब यही कहना है कि आप लोगों क्या क्या संदेश देना चाहोगे अपनी जर्नी से कि वो इस कैंसर ट्रीटमेंट में घबराएं ना घबराएं। बाकी एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जहाँ मेरी सर्जरी हुई बीएल कपूर में, वहाँ पे जितना भी स्टाफ था, इतना ज़्यादा था, अच्छा था कि मुझे कहीं पे भी, पहले हॉस्पिटल्स में भी या फिर मतलब इवन मेरे फ्रेंड्स वगैरह, इतना प्यार से होता है ना, हम इन जनरल नहीं करते किसी से इतना प्यार से बात। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशेंट होता है उसे ज़रूरत होती है प्यार की। अगर आप प्यार से बात कर लेते हो ना, तो आधी बीमारी तो ऐसे ही चली जाती है। तो जसिका मैम जो थी, नेहा मैम के साथ जो थी, नेहा मैम, और जब मेरा कीमोथेरेपी चल रहा था तो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है उनमें सुमन मैम करके एक नर्स थी, पुष्पा मैम, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं एक्साइटेड रहती थी, लोगों को लगता है कि कीमो होगा और जाना पड़ेगा यार फिर से। मेरा हर हफ्ते कीमो होता था, एवरी ट्यूसडे। मैं मंडे को एक्साइटेड रहती थी कि कल बीएल के जाना है और वहाँ पे सुमन मैम मिलेगी, पुष्पा मैम मिलेगी, और एक मेरी साइकेट्रिस्ट थी, पमेला नाम है उनका, तो पैम मैम मिलेगी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो भी मुझे बोलती थी कि तू मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। जैसे स्टूडेंट स्कूल में एक स्टूडेंट टीचर की बात मान के सब कुछ करता है, तुझे मैं जो भी होमवर्क देती हूँ तू अच्छे से पूरा करके लाती है। जैसे वो बताती थी कि 13 ग्लास पानी पीना है हर दिन, जिससे कि जो दवाई है वो डिटॉक्स हो, संतरे खाने, कीवी खानी है, जो भी वो डाइट का बताती थी, अपनी हॉबीज़ का बताती थी, मैं सारा काम पूरे डेडिकेशन के साथ करती थी और फिर उनको आकर दिखाती थी कि देखिए मैंने इतना किया है और ये पेंटिंग अब इतना बनाई है, अब मुझे नेक्स्ट होमवर्क दीजिए कि मुझे अब क्या करना है। सो मीन्स ट्रीटमेंट के साथ केयर मैटर करती है, जो केयर तुम्हें मिली। जी। मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कैंसर के साथ बहुत सारी मिथ्स हैं। सबसे बड़ी मिथ जो है वो ये है कि भी लोग कैंसर पेशेंट्स के साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ खाना पसंद नहीं करते। तो जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, दे फील वीक, दे नीड मोरल सपोर्ट, दे नीड सोशल सपोर्ट, और यू आर ए वर्किंग लेडी, तो यू आर गोइंग टू ऑफिस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये वर्क बैलेंस कैसे किया, आपके लोगों का कैसा इंटरेक्शन था, हाउ डिड दे ग्रीट यू ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, उन लोगों के क्या व्यूज़ थे, वो मैटर करते हैं काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में है ये चीज़ कि लोग कैंसर पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं करते, आइदर यू से इन फैमिली और यू से इन योर सोशल नेटवर्क और इन योर ऑफिस नेटवर्क। तो आपका इसमें
कैसा बिहेवियर है लोगों का आपके लिए, और हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क बैलेंस? 1.5 साल मैं छुट्टी पे ही थी, ऑफिस नहीं गई, लेकिन हाँ डिटेक्ट होने के 1-2 महीने तक मैं ऑफिस गई थी। तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत अच्छे थे और बोलते थे कि हिम्मत रख, ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे, 2-3 या 1-2 लोग ही होंगे। बाकी मोस्टली लोग ऐसे थे जो बात करना पसंद नहीं करते थे, या फिर बोलते थे, जो मैंने भी सुना था कि थर्ड स्टेज कैंसर है, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज, तो ठीक तो नहीं होगी, मर जाएगी। या फिर इस तरह की कुछ बातें जो मुझसे पूछा है लोगों ने आकर, कि टच करने से तो नहीं हो जाएगा ना, तुम्हें टच करेंगे तो हमें तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे ये सब चीज़ें, एक तो ये है कि मैं हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूम रही हूँ, इसका कोई इलाज है नहीं, सब डॉक्टर बोल रहे हैं कीमो भी काम नहीं करता। फैमिली में बड़ी हूँ तो अर्निंग का भी, तो हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही थी। उस वजह से मैंने फिर लीव ले ली कि मैं ये बीमारी को फाइट करते हुए इतने सारे नेगेटिव लोगों का या ये सब नहीं सुन सकती, तो मैं 1.5 साल छुट्टी पे चली गई थी। और फिर ट्रीटमेंट होने के, लास्ट कीमो हुआ था 15 मार्च को 2022 में, और 1 मई को मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया वापस, 1.5 महीने बाद। तुमने इस बीमारी को हँसते-हँसते सहा है, और जैसे-जैसे तुम्हें जहाँ चीज़ नेगेटिव लगी तुम उसको अवॉइड करते चले गए और अपने आप जी। को पॉजिटिव करते चले गए, जो कि इस कैंसर ट्रीटमेंट का मेन एम होना चाहिए। मीन्स आपको पॉजिटिव रहना है। जी। आपको ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, बट आपको उससे कैसे कोप अप करना है, वो एक कला है। जी। और वो कला तुमने, आपको डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट कैन जस्ट हेल्प यू, वो अपने आप लेके आनी है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप एक मोटिवेशन बनो लोगों के लिए कि भी हाँ, इस बीमारी से जीत है। अगर तुम्हारे दिल में जीत है, तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल। जीत है, तो तुम लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, हमारे जितने भी लोग आपको देखेंगे, कि इस बीमारी से हमें कैसे लड़ना है, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में एक लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि भी उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जी। सर, पेशेंट्स को तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़, कि अगर ऐसा डिटेक्ट हो जाए तो रोना आता है, बुरा लगता है, लेकिन उसको ठीक है, 1-2 दिन हो गया, उसके बाद कभी भी ये कोसना नहीं होता भगवान को, किस्मत को, या फिर किसी को कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये कभी भी नहीं बोलना होता है, क्योंकि ऐसा बोलने से कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है। ऊपर वाले के, आप ऊपर वाले को मानते हो तो उसके, या फिर डेस्टिनी, या जो हुआ हो गया, बस अब उसको बदला नहीं जा सकता। अब क्या किया जा सकता है? पास्ट को तो चेंज नहीं किया जा सकता, तो अब क्या किया जा सकता है कि जिससे ठीक हो सके, या फिर जो साइड में ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि पेशेंट को सब कुछ डॉक्टर पे ना छोड़ के खुद भी अपने हाथ में भी लेना चाहिए, कि ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक होना, सिर्फ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुझे ठीक करना। और जो पेशेंट के आसपास के लोग हैं या समाज के लोग हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि उसे पेशेंट की तरह ट्रीट ना करें, उसे सिंपैथी ना दिखाएं, उसे इक्वल ट्रीट करें, उनके साथ खेलें, बातें करें, उनके साथ कुछ कंटेंट देखें, अच्छा पॉजिटिव बातें करें, जैसे आप अपने दोस्तों से करते हैं वैसे करें, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। 4-5 पिलर होते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, जैसे गुड फूड हो गया, मूवमेंट हो गया, जिसमें एक्सरसाइज, जैसे मैं पहले एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाती थी, बिल्कुल 35 किलो मेरा वजन हो गया था, तो चल ही नहीं पाती थी सर्जरी के बाद या कीमो के दौरान। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी इस तरह का मूवमेंट होता है जिससे वो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जो वॉकिंग, वो धीरे धीरे आपको रीड करने से या फिर नॉलेज गेन करने से, नॉलेज इज पावर, तो आपको मिलेगा। जैसे कि आप बैठ के योगा कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ये चीज़ें धीरे धीरे आप खुद स्टडी करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगी। बाकी मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी ट्रीटमेंट जो लेंगे वो अच्छे से आप पे इम्पेक्ट करेगा। और स्लीपिंग हैबिट्स, ये 4-5 पिलर है जो, और सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए। तो ये थी कहानी सुमन की, जिसको ये डायग्नोज हुआ कि तुम्हें एक बहुत रेयर ट्यूमर है, और हमारे द्वारा उसको टाइम दे दिया गया भी 6 मंथ की लाइफ है। वो किस तरह इस बीमारी से लड़ी, 3-3 सर्जरी, कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग ऑपरेशन, एन एक्सपीरियंस टू डेथ, और उसके बाद उससे बाहर आना, वापस सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट कराना, और आज भी अपने काम में लगे रहना।
फैमिली के सपोर्ट, फ्रेंड्स के सपोर्ट, ये सब एक कहानी बन जाती है। तो मैं एक चाहता हूँ कि आप सुमन से मोटिवेशन लें कि भी ये बीमारी क्योरेबल है, बट उसके लिए चाहिए एक पॉजिटिव सोच। नेगेटिव सोच के साथ आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रह सकते। कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कैंसर क्योरेबल है। हम हमेशा कहते हैं इफ़ डिटेक्टेड अर्ली कैंसर इज़ हाईली क्योरेबल। तो इस एपिसोड से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। दिस इज़ एन क्योरेबल डिजीज़ इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। धन्यवाद।